टैली की स्क्रीन शो हो रही होगी। मैं एक कंपनी ओपन कर लेता हूँ। इस कंपनी को मैं बंद कर देता हूँ और जिस कंपनी में मैंने कल काम किया था, यानी सेलेक्ट कंपनी करके इस कंपनी को मैं इस वाली कंपनी में मैंने काम किया था। अकाउंटिंग वाउचर में हम चलते हैं। हमने किया था पेमेंट वाउचर, यानी पेमेंट एंट्री कैसे करते हैं, यदि हम किसी को पेमेंट दे तो उसे कंप्यूटर पे कैसे एंट्री करनी है उसकी। यदि हम कोई रिसीप्ट लें, यानी हम कोई पैसे प्राप्त करें तो उसकी एंट्री कंप्यूटर पे कैसे करनी है। और तीसरा हमने किया था कॉन्ट्रैक्ट। आज हम करेंगे कि यदि हम कोई माल बेचते हैं या माल खरीदते हैं तो उसकी एंट्री हमें कंप्यूटर पे कैसे करनी है। माल, यदि हम कोई माल खरीदते हैं तो खरीदते समय उस बिल को हमें चढ़ाना है ये F9 में। तो मैं कोड से F9 प्रेस कर लेता हूँ। ये परचेज वाउचर खुल गया, या ऊपर लिखा हुआ है परचेज। तो इसका मतलब है कि ये इसमें मैं एंट्री कर सकता हूँ। सबसे ऊपर है बिल नंबर। जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो हमें बिल मिलता है, तो उस बिल पर बिल नंबर लिखा हुआ होता है। वो बिल नंबर हमें यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ और डेट भी लिखी होती है, किस डेट में बिल कटा हुआ है। यहाँ पे मुझे डेट लिखनी है। यहाँ पे मुझे लिखना है कि मैंने सामान कैसे खरीदा है, किससे खरीदा है। यदि मैंने किसी पार्टी से सामान खरीदा है, जैसे किसी कंपनी से सामान खरीदा है, यदि मैंने नगद सामान खरीदा है उससे, तो मैं यहाँ पे कैश लिखूंगा। सबसे पहले हम नगद की एंट्री कर लेते हैं। यहाँ मैंने कैश लिख दिया। ये डिटेल्स पूछ रहा है सप्लायर की, अदर रेफरेंस में मैं खाली छोड़ दूंगा। यहाँ पे मैं लिख दूंगा मैंने किससे सामान खरीदा है। मैंने राहुल से सामान खरीदा है। एंटर। यहाँ पे मैं राहुल एंड कंपनी का एड्रेस लिख दूंगा, कहाँ की है कंपनी। स्टेट लिख दूंगा मैं और एंटर कर दूंगा। उसके बाद सामान खरीद रही है तो लेजर आएगी हमारी परचेज। यहाँ पर हमें सामान लिखना है, हमने क्या क्या सामान खरीदा। सामान हम ऑलरेडी बना चुके हैं। जिस जिस सामान का हम लेन देन करते हैं वो ऑलरेडी हमारे पास है। तो यहाँ पे मेरे पास ये सामान की लिस्ट आ गई है। मान लो मैंने एक्श्योर 100 ग्राम खरीदी। मैंने खरीदे 100 पीस। किस रेट के हिसाब से खरीदे? मैंने खरीदे 50 रुपए पर पीस के हिसाब से। टोटल हो गया 5000। और मैंने क्या खरीदा? एक्श्योर प्लस खरीदी 100 ग्राम। ये मैंने 50 पीस खरीदे और ये खरीदे मैंने 75 के हिसाब से। और कुछ खरीदा तो यहाँ लिख देंगे, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। हम आगे और एंटर। ये नरेशन पूछ रहा है। नरेशन में मैं लिख देता हूँ फॉर परचेज गुड्स फ्रॉम, किससे खरीदा है मैंने? रोहित से। क्या नाम लिखा था? नगद खरीदी। ठीक है, मैं एंटर दबाऊंगा और एंटर दबाऊंगा, ये एंट्री सेव। अब मान लो मैं उधार माल खरीद रहा हूँ, तो उधार माल का भी हमारे पास बिल आएगा। यहाँ पे मैं बिल नंबर लिख दूंगा। ये बिल नंबर है उसका, कौन सी डेट में बिल आया है, बिल की तारीख लिख दी। मैंने जिससे यहाँ पे उधार माल खरीदा है मैं उसका नाम लिख दूंगा, उस पार्टी का। मान लो मैंने आज अमित आयरन स्टोर, ये दुकान का नाम है। इस दुकान से मैंने सामान खरीदा है। तो यहाँ पे कहीं भी राइट हैंड साइड में देखो अमित आयरन स्टोर नहीं है, तो मुझे शॉर्टकट की Alt+C का यूज करना पड़ेगा। ये शॉर्टकट की Alt+C दबा दिया। अब यहाँ लिखूंगा मैं अमित आयरन स्टोर। इससे मैंने सामान खरीदा है। इसका अंडर में लिखूंगा, हमने पढ़ा था कि जिससे हम उधार माल खरीदते हैं वो सन्ड्री क्रेडिटर्स कहलाते हैं। तो यहाँ मैं सन्ड्री क्रेडिटर्स लिख दूंगा। ये लिख दिया, ये लिख दिया।
ये मैंने अमित आयरन स्टोर की डिटेल लिखनी है। अमित आयरन स्टोर कहाँ का है, तो कहाँ है, यहाँ उसका पूरा एड्रेस लिखना है, पिन कोड लिखना है। यदि उसकी बैंक डिटेल्स है तो मैं यहाँ यस करके उसकी बैंक डिटेल लिख दूंगा, और अगर नहीं है तो मैं इसे खाली छोड़ दूंगा। मेरे पास बैंक डिटेल नहीं है, मैं खाली छोड़ दूंगा और एंटर। ये हमारी यहाँ पे ये सप्लायर की डिटेल पूछ रहा है, अमित आयरन स्टोर भरतपुर राजस्थान, यहाँ ऑलरेडी आ गई है ऑलरेडी। तो ये पूछ रहा है लेजर कौन सी है, परचेज, क्योंकि हमने सामान खरीदा है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मैंने क्या सामान खरीदा है। मैंने कोलगेट खरीदी है 100 ग्राम, 10 पीस, 150 के हिसाब से। और क्या खरीदा है मैंने, ये कोलगेट 200 ग्राम। सर आयरन स्टोर में कोलगेट कौन बेचता है? अरे तो दुकान का नाम है, कुछ भी बेच सकते हैं। मेरे पास यही सामान है और कोई सामान है ही नहीं। या तो मैं सामान बनाऊं, अब मेरी परचुनिया की दुकान है तो मैंने अमित आयरन स्टोर से खरीद लिया तो क्या होगा, हो सकता है उसके पास रखी हो। सर आयरन स्टोर में कीले चोर बिकते हैं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। दूसरा लेजर ग्रुप बनाए फिर है, मतलब ये है कहने का। ये लो मैं दूसरा बना लेता हूँ, LTC, ठीक है। अमित ग्लॉसरी। ठीक है, अब ठीक है। ये लो, ये मैंने ये परचेज कर लिया, तो सही से खरीद रहा हूँ। सर ये मैंने अच्छे से। हाँ ठीक है, ये मैंने 15 आइटम खरीदे और ये मैंने खरीदे 180 के हिसाब से। और कुछ खरीदा तो मैं यहाँ लिख दूंगा। मैंने और खरीदा क्या, ये मैंने कोकोनट खरीदे, ठीक है, कोकोनट ऑयल। ठीक है, ऑयल तो मिल जाएगा इस पे कि नहीं मिलेगा? सर मिल जाएगा। मिल जाएगा, ठीक है। मैंने 25 लीटर ऑयल खरीद लिया और ये खरीदा मैंने 150 के हिसाब से, ठीक है। ये बस इतने का बिल बना। ये बिल बन गया, ये हो गया, ये मैंने एंट्री कर दी इसकी, ये एंट्री हो गई, ये एंट्री हो गई। इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे नरेशन पूछ रहा है, 4, नरेशन में 4 जरूर लगाना है, ठीक है। या फिर 4 की जगह पे बीइंग भी लगा सकते हैं, BEING, ठीक है, कुछ भी लगा सकते हैं लेकिन लगाना जरूर है। परचेज गुड्स फ्रॉम अमित ग्रोसरी फॉर कैश, यानी नकद। यदि मैंने उधार खरीदा है तो मैं यहाँ फॉर कैश नहीं लगा। बात कर रहे थे अभी। हाँ हाँ, बता तो रहा हूँ, पूरी डिटेल बता रहा हूँ मैं, रुको तो सही, ठीक है। यदि मैंने उधार नहीं खरीदा है तो मैं यहाँ से हटा दूंगा और इतना ही छोड़ दूंगा। और यदि मैंने नकद खरीदना है तो मैं फ्रॉम कैश जरूर लिखूंगा, जिससे हमें आइडिया लग जाएगा कि मैंने नकद खरीदा है या उधार खरीदा है। अब इस टाइम मैंने यहाँ पे उधार खरीदा है तो मैं यहाँ पे फॉर कैश नहीं लिखूंगा, मैं एंटर करके इसे सेव कर दूंगा। ये हो गया परचेज, यानी जितना भी मैं सामान खरीदूंगा उधार या नकद, उस बिल को, जो बिल हमारे पास आएगा, मैं F9 के बटन में दबाकर, यानी F9 फंक्शन की को प्रेस करके उसमें उसकी एंट्री करूंगा, ठीक है। ये परचेज समझ में आ गया होगा, परचेज बिल हम कैसे बनाते हैं। क्लियर है परचेज बिल? परचेज बिल क्लियर है? यस सर। ठीक है, 1 मिनट रुको। ये देखो, ये मैंने बिल को जब सेव किया तो ये हमारा बिल बना है। ये हमारा ऐसा बिल आया था, बिल शो हो रहा होगा तुम्हें? यस सर। ठीक है, ये इस तरह का बिल आ रहा है, बिल हमारे पास आया था जो कि हमने इसमें एंट्री की है, ठीक है। अब हम सेल्स बिल बनाते हैं, जो कि हमें बनाना है। ये तो था कि हमारे पास आया था बिल, ठीक है, लेकिन अब जो हम बनाएंगे सेल्स बिल, वो हमें बनाना है, क्योंकि जब हम माल बेचेंगे तो बिल भी हम बना के देंगे। और सेल्स बिल बनाने के लिए, यानी हम चाहे उधार माल खरीदें चाहे नगद माल खरीदें,
हमें फंक्शन की का यूज करना है F8। मैं यहाँ पे F8 दबा देता हूँ। यहाँ पे ऊपर लिखा आ गया सेल्स। इसका मतलब हम सेल्स बिल बना रहे हैं। रेफरेंस नंबर में यदि कोई रेफरेंस हो तो लिख देंगे, नहीं तो इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। पार्टी का नाम, यहाँ पे मैंने किसे बेचा है, मैं एक पार्टी बना लेता हूँ, ठीक है, LC। सर महालक्ष्मी खाद बीज भंडार। तो अब इसमें खाद बीज में मैं कोलगेट बेच दूंगा क्या? सर हम कब कह रहे हैं कोलगेट भेजो, हम तो बीज भेजने की कह रहे हैं। हाँ नहीं, हमने तो स्टॉक बनाया है ना, वो कोलगेट वगैरह ये बनाया है बस। ठीक है, अगर मैं ये भी बीज इसमें बेचूंगा तो मुझे स्टॉक बनाना पड़ेगा, वापस वहीं जाना पड़ेगा जहां मैंने स्टॉक बनाया था। और हम ऑलरेडी उस कंपनी में काम कर रहे हैं, ओपन कर रखी है, जिसमें हमें कोलगेट और ऑयल क्रीम शैम्पू वगैरह ये बेच रहे हैं। ठीक है, अरे तो सर महालक्ष्मी ग्लॉसरी कर दो उसको। और महालक्ष्मी स्पेलिंग गलत लिख ले हो फिर से। तो कोई बात नहीं, ठीक है, तुम समझ गए ना। जब हम किसी को माल बेचते हैं या फिर किसी से पैसा प्राप्त करते हैं या फिर किसी को किसी से पैसा लेना है, ठीक है, तीनों ही कंडीशन में कौन सा लेजर ग्रुप बनता है? माल बेचना, पैसा प्राप्त करना या पैसा प्राप्त करना। एफ। सन्ड्री डेटर्स, ठीक है, यहाँ मैं सन्ड्री डेटर्स सेलेक्ट कर लूंगा। ये समझ में आ गया ना मैंने सन्ड्री डेटर्स कैसे सेलेक्ट किया है, क्यों सेलेक्ट किया है, और उससे पहले मैंने सन्ड्री डेटर्स क्यों सेलेक्ट किया था। हाँ, क्लियर है ना ये चीजें? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सन्ड्री डेटर्स मैंने कर दिया, और यहाँ पे मैंने महालक्ष्मी ग्रोसरी की डिटेल लिखूंगा। कहाँ पर है ये है जयपुर में, ठीक है, और ये मैंने उसका पिन कोड लिख दिया, मुझे पिन कोड मालूम नहीं है तो मैंने ऐसे लिख दिया। यहाँ इसकी बैंक डिटेल में प्रोवाइड करा देता हूँ, यस कर देता हूँ, ठीक है। ये अकाउंट पे चेक देता है हमें, मैंने यस कर दिया है ऐसे, ठीक है ना, यानी ये हमें चेक देता है, इसकी बैंक डिटेल हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे ये बोल रहा है डिलीवरी नोट नंबर। डिलीवरी नोट नंबर का मतलब होता है जब मैं किसी को सामान बेचूंगा, ठीक है, तो मेरे पास यदि रजिस्टर मेंटेन है तो डिलीवरी नोट का नंबर मैं लिख दूंगा। जैसे किसी कंपनी से सामान जाता है तो बाहर गेट पे या फिर जब भी सामान जाता है तो उनके रजिस्टर में उसकी एंट्री होती है, चाहे गेट पर हो चाहे अंदर हो, तो वो अपने नंबर नोट करते हैं कि इस नंबर का ये सामान डिस्पैच किया जा रहा है। उसके बाद डेट भी यहाँ पे मैं लिख दूंगा, बस एक ही नंबर है हमारे पास। मैं आगे बढ़ जाता हूँ, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, तो जिस नंबर से डिस्पैच होता है वो डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे लिखेंगे। ये सारी चीजें जब सामान बेचते हैं, कोई अगर बड़ी कंपनी है तो मेंटेन करती है, और यदि कोई छोटी कंपनी है तो इनमें से कोई भी चीजें मेंटेन नहीं की जाती हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि डिस्पैच नंबर हर कोई रखता हो, सबके पास पैड बना हुआ हो कि ये डिस्पैच यहाँ से जाएगा ऐसे जाएगा। ये सारा डिस्पैच थ्रू इसके पास किसने डिस्पैच किया है, हो सकता है कि किसी की 4 शिफ्ट चलती हो या 2 शिफ्ट चलती हो, पहली शिफ्ट में कोई और हो, दूसरी शिफ्ट में कोई और आता हो, तो यहाँ पे मैं नाम लिखूंगा उसका, ठीक है ना। मान लो इसका नाम ये है, इसने डिस्पैच किया है, यहाँ पे मैं पर्सन का नाम लिख देता हूँ। मान लो राम ने डिस्पैच किया है, इसका कोई एम्प्लॉई है, उसकी डेजिग्नेशन क्या है, उसकी पोस्ट क्या है राम की, ठीक है, ये है चौकीदार, ठीक है, जो भी है उसकी पोस्ट लिख देंगे। यहाँ पे मैं सब चीजें आइडिया से लिख रहा हूँ। ऑर्डर नंबर, जब हम जिसको माल बेच रहे हैं उसने हमें कहा था कि इस सामान को बेच देना, हमें भेजना है, ठीक है, तो हम अगर हमारे पास ऑर्डर डिटेल्स मेंटेन है, यदि हम ऑर्डर डिटेल्स मेंटेन करते हैं तो यहाँ पर हमारा ऑर्डर नंबर जरूर होगा। और यदि हम ऑर्डर डिटेल्स मेंटेन नहीं करते, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि सारी कंपनियां ऑर्डर
नंबर, ऑर्डर, डिटेल्स, ये सब मेंटेन करें। तो यदि हम मेंटेन करते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे, और यदि नहीं करते तो हम नहीं लिखेंगे। तो मैं यहाँ मान लो ऑर्डर नंबर मैंने लिख दिया 45/DOC/2021, ये मेरा ऑर्डर नंबर है। ठीक है, डैश, ये मैंने ऑर्डर नंबर लिख दिया, कौन सी तारीख को ऑर्डर आया था वो लिख दिया। अंदर बात कर लो, अंदर। हाँ, मोड ऑफ टर्म्स ऑफ पेमेंट, मोड या टर्म्स ऑफ पेमेंट, यानी मैं कैसे पेमेंट करूंगा, कब पेमेंट करूंगा और किस तरीके से पेमेंट करूंगा। मैं करूंगा NEFT से पेमेंट। ठीक है, और यदि मैं चेक से पेमेंट करूंगा तो यहाँ मैं लिख दूंगा चेक। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ जिस तरीके से सामने वाला पेमेंट करेगा। ठीक है, अगर रेफरेंस कोई हो तो लिख देंगे, टर्म्स ऑफ डिलीवरी यदि कोई हो तो लिख देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। उसके बाद ये आ जाते हैं बायर की डिटेल। यहाँ मैंने बायर की डिटेल लिख दी, महालक्ष्मी ग्रोसरी, जयपुर, और कहाँ का ये, राजस्थान का। यदि मेरे पास इसका फुल एड्रेस है तो मैं फुल एड्रेस लिख दूंगा। ये मैंने इसकी फुल डिटेल लिख दी यदि है तो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जयपुर भी लिखने के लिए। ये मैंने राजस्थान ये एंटर कर दिया। अब ये पूछ रहा है लेजर कौन सा है, सेल्स, सेल्स कर दिया। अब ये पूछ रहा है सामान क्या क्या बेचा। मैं एक तो बेच देता हूँ, यहाँ पे सामान के साथ साथ क्वांटिटी भी आ रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 10 पीस दिखा रहा है और मैं 15 बेच रहा हूँ। कोकोनट मेरे पास 45 आइटम है, 45 लीटर है। तो मैं यहाँ पे मान लो उसने, सामने वाले ने खरीदे 5 लीटर में से, और मैंने बेचे किस रेट से, मैंने मान लो 250 रुपए पर लीटर के रेट से बेच दिया। एंटर। और कुछ बेचा मैंने, एक 200 ग्राम कोलगेट 2 पीस, और ये बेचे मैंने 300 रुपए पर आइटम के हिसाब से। ये मेरा बिल बन गया। मैं एंटर कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, एंटर। ठीक है, ये मैं उधार बेच रहा हूँ। बीइंग सोल्ड गुड्स टू महालक्ष्मी ग्रोसरी और एंटर, और एंटर, ये बेच दिया। उसी तरीके से यदि मुझे कोई सामान नगद बेचना है तो मैं रेफरेंस नंबर खाली छोड़ दिया, यहाँ पे मैं कैश लिख दूंगा। उधार बेचते समय मैंने उसका नाम लिखा था महालक्ष्मी, लेकिन नगद बेचते समय मैं यहाँ पे नगद लिख दूंगा, यानी कैश। ये मैंने कैश कर दिया। ये वही सब चीजें तो पूछेगा ये, कैसे पेमेंट करेगा, कौन, उसकी डिटेल क्या है बायर की, और ये सब चीजें भरने के बाद सेल्स, मुझे क्या क्या सामान बेचना है। मैंने ये बेचा ये, और 10 पीस 150 के हिसाब से, बस ये बेचा मैंने। ठीक है, हम इसे सेव कर देते हैं। बीइंग सोल्ड गुड्स टू, उसका नाम लिख देते हैं, किसको बेचा, मोहन, मोहन को बेचा, और कैश, क्योंकि मैंने नगद बेचा। ये एंटर, और ये एंटर। अब मान लो मैं उधार सामान मैंने खरीदा है लेकिन चेक से पेमेंट प्राप्त किया है। ठीक है, सामान खरीदा है, खरीदने पर मैं फंक्शन की यूज में लूंगा F9। सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। अब दिखाई दे रही है? हाँ, ये एक मिनट, ये, हाँ ये लो, अब दिखाई दे रही है ना। मैं यूज में लूंगा F9। इनवॉइस नंबर, ये इनवॉइस नंबर है, ये डेट है, मैंने चेक से पेमेंट प्राप्त किया है और सामान खरीदा है, सामान खरीदा है, चेक से पेमेंट किया है बैंक ऑफ बड़ौदा, क्योंकि मैंने चेक से पेमेंट किया। यहाँ पे मैंने बैंक की डिटेल ये लिख दी मैंने, ये लिख दी। यहाँ पे आ रहा है सप्लायर बैंक ऑफ बड़ौदा।
ठीक है, यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा तो सप्लायर है ही नहीं, तो मैं यहाँ पे उसका नाम लिख दूंगा। क्या नाम है, मान लो सोहन लाल। ठीक है, यहाँ उसका एड्रेस लिख देता हूँ मैं, और ये एंटर एंटर। यहाँ पे मैं परचेज, और फिर से वही सामान, ये मैं बोरोप्लस खरीद लेता हूँ 100 पीस और 150 के हिसाब से। ठीक है, अब ये पूछ रहा है डिटेल्स। मैंने सामान खरीदा है, उसको पेमेंट किया है चेक से, तो यहाँ पे लिखना है चेक। कितने रुपए का चेक दिया है, 15,000 रुपए का। चेक नंबर क्या है उसका, चेक नंबर है 10, ये चेक नंबर है। कौन सी डेट का चेक दिया है, 1 अप्रैल का। एंटर कर दूंगा मैं, और यहाँ पे नरेशन, नरेशन में मैं क्या लिखूंगा, और परचेज गुड्स, या फिर मैं सीधा सीधा चेक नंबर, क्या था हमारा चेक नंबर 10। ठीक है, मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं पूरी ये डिटेल्स लिखूं। परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश, और ये मैं चाहूँ तो ये डिटेल भी लिख सकता हूँ, साथ में चेक नंबर 10 ये भी लिख सकता हूँ। यानी ये नरेशन टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हम कैसे लिखना चाहते हैं। ये केवल हमारे समझने के लिए, यदि तुम सीधा सीधा समझ सकते हो कि चेक नंबर 10, तो तुम सीधा सीधा लिख दो 4 चेक नंबर 10। ठीक है, तो मैं ज्यादा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, ये टोटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है। तो नरेशन में ज्यादा कंफ्यूज होने, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं केवल इसमें इतना लिख देता हूँ चेक नंबर 10, क्योंकि ये टोटली मेरे ऊपर है, टोटली जो एंट्री कर रहा है उसके ऊपर है। चेक नंबर 10 इतना काफी है, मैं इतने से समझ सकता हूँ। ठीक है, एंटर। और ये उसी तरीके से मुझे सामान बेचना है, मैं बेचना है तो F9 का यूज, F8 का यूज करता हूँ, रेफरेंस नंबर खाली। ठीक है, लेकिन मैंने जो पैसे प्राप्त किए हैं वो चेक बैंक में प्राप्त किए हैं। अभी तक हमने की थी कि पैसे मैंने नगद प्राप्त किए हैं तो मैंने कैश कर दिया, उधार था तो मैंने उसका नाम लिख दिया कंपनी का। अब मैंने पैसे बैंक में प्राप्त किए हैं, यानी मेरे पास पैसे उसने सीधा बैंक में डला दिए, बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ पे उसकी डिटेल्स, यानी हमारी डिटेल्स, डिस्पैच डिटेल, उसके बाद ऑर्डर डिटेल, उसके बाद यहाँ पे खरीदार की डिटेल। खरीदार की डिटेल, खरीदार कौन है, श्याम है। ठीक है, अगर यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा आ रहा है तो उसको हमें हटा के उसका खरीदार का नाम लिख देना है। क्यों, क्योंकि खरीदार बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं है। तो भाई यहाँ पे उसका एड्रेस लिख देना है मुझे, और एंटर दबा देना है। सेल्स, यहाँ पे मैंने क्या क्या सामान बेचा, मैंने ये बेचा 10 पीस 150 के हिसाब से, और कुछ बेचा, ये बेच देता हूँ बोरोप्लस 15 पीस 200 रुपए के हिसाब से, बस इतना ही बिल है हमारा। एंटर एंटर। अब ये जैसे ही एंटर करेंगे डिटेल मांगेगा। हमें जो पैसा प्राप्त हुआ कैसे प्राप्त हुआ, चेक से या डीडी से। इसको हटा देता हूँ मैं, चेक और डीडी को हुआ। ठीक है, ये हटा दिया, ये दे दिया। अब इसकी जगह और भी डिटेल्स जुड़ गई हैं, ई फंड ट्रांसफर, यानी उसने सीधा मेरे अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, आजकल मोबाइल से फंड ट्रांसफर कर देते हैं, नेट बैंकिंग से कर देते हैं, बहुत सारे तरीके हैं पैसे ट्रांसफर करने के। मान लो फंड ट्रांसफर कर दिया उसने, चेक नहीं दिया, या फिर चेक सीधा मेरे खाते में जमा कर दिया उसने अपने पास से ही। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, जैसे हमें पैसा प्राप्त हुआ है मैं लिख लूंगा, मेरे पास NEFT आई है। ठीक है, 4500 रुपए की। यहाँ पे मैं NEFT का नंबर लिख दूंगा। मेरे पास जब NEFT आई है तो मेरे पास डिटेल भी होगी मेरे मोबाइल में, या स्टेटमेंट में, बैंक से जो मैं स्टेटमेंट लूंगा उसमें, तो उसका जो NEFT वाला नंबर है वो मैं यहाँ पे चढ़ा दूंगा। यहाँ मैंने नंबर लिख दिया, इस नंबर से मेरे पास NEFT आई है। यहाँ पे डेट लिख दूंगा, कौन सी डेट में मेरे पास पेमेंट आया है, 2 अप्रैल को आया है। ठीक है, यहाँ पे मैं बैंक लिख दूंगा, कौन सी बैंक से पेमेंट आया है। जरूरी नहीं है कि जिसको मैंने सामान बेचा है, किसको बेचा था अभी, शाम को। ठीक है, तो शाम को मान लो मैंने सामान बेचा है, तो शाम का अकाउंट भी बैंक ऑफ बड़ौदा में हो सकता है शाम का अकाउंट स्टेट बैंक में हो, तो मैं यहाँ लिख दूंगा स्टेट बैंक।
लेकिन स्टेट बैंक तो लिखा ही नहीं जा रहा और उसका खाता है स्टेट बैंक में, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्पेसिफाई बैंक नेम, एंटर। अब ये पूछ रहा है अब बताओ कौन सी बैंक से आया पैसा, स्टेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस बैंक से आया पैसा। ठीक है, NEF, अरे ये दोबारा खुल गया, 4 नेफ्ट ट्रांसफर। ठीक है, मैंने लिख दिया नेफ्ट आई है मेरे पास। और कोई डिटेल लिखना चाहूँ कि किससे खरीद किसको बेचा है तो मैं वो भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये टोटली बिल बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। मैं एंटर करूंगा और एंटर, ये हो गई उधार बेचने, नगद बेचने, उधार खरीदने, नगद बेचने, नगद खरीदने और बैंक में पैसा आने और बैंक में पैसे डालने, यानी माल खरीदने पर बैंक से पैसे जो आते हैं वो, और माल बेचने पर बैंक में पैसे प्राप्त करने। ये परचेज और सेल्स। एक बार मैं सेल्स का बिल और देख लेता हूँ। हमने परचेज का बिल तो देखा था कैसा बना था, अब हम देखते हैं सेल्स का बिल। ये हमारा सेल्स का बिल है, मैं उधार वाले का देखता हूँ। हाँ, ये रहा महालक्ष्मी ग्रोसरी। ठीक है, मैं Alt P बिल देखने के लिए मुझे Alt और P इसको यूज में लेना है। यहाँ पे ये पूछ रहा है प्रिंट कर दूं, कर दो, मैंने एंटर दबा दिया। अभी सेव करने को पूछ रहा है, ये मैं एंटर दबा के सेव कर दूं। ये मैंने सेव कर दिया और सेव मैंने किया है डेस्कटॉप पर, तो मैं अपनी डेस्कटॉप पे चलता हूँ। ये रहा डेस्कटॉप शो हो रहा होगा और मैं इसको बिल ओपन कर लेता हूँ। ये रहा मेरा बिल। ठीक है, यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है कि मैंने बेचा है, यहाँ पे मेरा बिल नंबर आ रहा है, इनवॉइस नंबर, यहाँ पे डेट आ रही है, यहाँ पे डिलीवरी नोट नंबर, कैसे पेमेंट करेगा, सारी डिटेल्स आ रही हैं। ठीक है, ऑर्डर नंबर की डिटेल, किसने डिस्पैच किया है और इसके बायर कौन है और क्या सामान खरीदा है, रेट, क्वांटिटी, अमाउंट, सब चीज लिख रही है। और नीचे ये भी यहाँ पे मेरे साइन करने की, मोहर करने की जगह है। ठीक है, यहाँ पे मैं साइन और मोर कर सकता हूँ। इसको मैं प्रिंट करके सामने वाले को दे सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से हमारे पास यदि कंप्यूटर से बिल बनाने हो तो इस तरह से हम कंप्यूटराइज बिल भी बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। परचेज का बिल हमें नहीं बनाना है, परचेज का बिल बना बनाया आएगा। हम केवल देख रहे थे कि परचेज का बिल कैसा दिखाई देता है। ठीक है, और सेल का बिल हमें बनाना है क्योंकि हम सामान बेच रहे हैं तो बिल हमें देना है सामने वाले को, तो हमें ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक डिटेल, यहाँ तक क्लियर है परचेज और सेल्स। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सर हाँ, आप इन सेव फाइल्स पे कैसे जाते हो? कौन सी फाइल पे? जैसे आपने ये फाइल सेव कर ली, हाँ, फिर आप इन पे जाते कैसे हो? मेरे कंप्यूटर में जा ही नहीं। ये फाइल मैंने सेव कर ली यहाँ पे। अब इस पर मैं डबल क्लिक करके या फिर राइट क्लिक करके ओपन कर लूंगा। नहीं सर, ये तो आपने ऐप, वो डेस्कटॉप पे ऐप बना लिया PDF जैसा। जैसे टैली में कोई, जैसे अब हमने कुछ आइटम जैसे बेचा हमने। हाँ, ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारी बात कि हम मैंने बिल बना लिया, अब मुझे बिल सामने वाले को देना है। ठीक है, यही कहना चाह रहे हो ना? यस सर। हाँ, मैंने एंट्री कर ली अपने कंप्यूटर में, टैली में, और अब सामने वाले को बिल प्रिंट करके देना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं अभी बता, ये रिपोर्ट्स में आएगा। ठीक है, ये रहा रिपोर्ट्स, इसमें बताऊंगा। ठीक है, और अगर अभी चाहिए तो मैं अभी बता देता हूँ। ये नीचे डिस्प्ले आ रहा है, हाँ ये डिस्प्ले दिखाई दे रहा है। यस सर। इस पर गए, इस पर जाने के बाद मैं जाऊंगा अकाउंट बुक्स में। ये गए, अब मैं जाऊंगा इसमें, सेल का बिल बनाना है मेरे को, प्रिंट करना है। परचेज का तो प्रिंट करने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि परचेज का बिल तो पार्टी देगी सामने वाली। मैं सेल्स रजिस्टर पे जाऊंगा, ये टोटली दिखा रहा है मुझे कितने की सेल हुई है। मैं और अंदर जाऊंगा, ये मेरे तीनों ट्रांजेक्शन आ रहे हैं, 3 ट्रांजेक्शन मैंने किए हैं। मुझे कौन सा बिल प्रिंट करना है, ये करना है बैंक ऑफ बड़ौदा वाला। तो यहाँ पर जाकर मैं Alt P का यूज कर लूंगा, Alt P और
ये मुझे लगता है कि ये प्रिंट नहीं हो रहा, मैं एक बार ऐसा करता हूँ, अंदर चला जाता हूँ इसके, ये खुल गया, ठीक है ना, अब प्रिंट हो जाएगा ये। Alt+P और एंटर। ये सेव करने को कह रहा है, मैंने सेव कर दिया, ये डेस्कटॉप पे आ गया, ये डेस्कटॉप पे आ गया, मैं इसे प्रिंट करके दे सकता हूँ, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे बायर का नाम श्याम आ रहा है। यदि मैं बायर का नाम वहां पे बैंक ऑफ बड़ौदा लिख देता तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा छप के आ जाता। ठीक है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा से मैंने केवल लेन देन किया है, बैंक ऑफ बड़ौदा को मैंने सामान बेचा है, इसलिए मैंने वहां पे बैंक ऑफ बड़ौदा को हटाकर नाम लिखने को कहा। ठीक है, क्लियर है ये सब चीजें? यस सर। नेक्स्ट वाउचर एंट्री पे दोबारा F7, F7 लिखने पर ये जनरल आ जाएगा, यानी जनरल रजिस्टर। ठीक है, इसे हम बोलते हैं जनरल एंट्रीज या जनरल वाउचर। इसमें हम उन ट्रांजैक्शंस की एंट्री करते हैं जिनमें हमें पैसों का लेन देन नहीं करना है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, इसे मैंने माल दान में दिया, ठीक है, माल तो गया, लेकिन हमारे पास पैसों का ट्रांजैक्शन नहीं है, ना तो आज न कल। ठीक है, जब हम उधार सामान बेचते हैं या खरीदते हैं तो हमारे पास इसमें भी पैसों का ट्रांजैक्शन नहीं होता, लेकिन आने वाले 2-4 दिन बाद होना है। मैंने माल बेचा, अभी पैसा नहीं आया, उधार बेच दिया, कोई बात नहीं, 4 दिन बाद आएगा। लेकिन मैंने माल दान में दिया, दान में दिए गए माल का पैसा आएगा क्या? नो सर। नहीं आएगा। तो ऐसी एंट्री जिनमें पैसा न तो आज आया है न कल आने वाला है, यानी आएगा, तो ऐसी एंट्रीज हम करेंगे जनरल में। जैसे परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। जब सेल्स रिटर्न हुई तो हम उस माल के बदले माल बेच देंगे, लेकिन पैसा नहीं दे रहे। ठीक है, माल दान में दिया, माल गया लेकिन पैसा नहीं आ रहा, ना आएगा ना आया है। मैंने माल घर पे दे दिया, तो ऐसी कंडीशन, जब मैंने माल घर पे दिया तो मैं क्या घर से पैसे लूंगा? नहीं लूंगा। माल मुफ्त नमूने के रूप में बांटा, उसका भी पैसा नहीं आता, क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट के रूप में हम दे रहे हैं, विज्ञापन के रूप में हम दे रहे हैं। तो ऐसी एंट्रीज को हम F7 में करते हैं, जिन एंट्रीज में पैसों का कहीं कोई लेन देन नहीं है। माल जलकर नष्ट हो गया, माल चोरी हो गया, चोर पैसे देके जाएगा? नहीं देके जाएगा, तो उसे हम करेंगे F7 में। माल जलकर नष्ट हो गया, आगे ये नहीं आएगी कि मैं माल जला रही हूँ और तुम्हें पैसे देके जा रही हूँ, नहीं। ठीक है, तो ऐसी एंट्रीज जिनमें पैसों का लेन देन नहीं होना, ऐसी एंट्रीज को हम करेंगे जनरल। ठीक है, समझ में आ गया होगा जनरल वाउचर क्या होते हैं। हम एक एग्जांपल करके देखते हैं। मान लो माल जलकर नष्ट हो गया, या हम करते हैं माल दान में दिया, माल दान में देते हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी? चैरिटी अकाउंट DR टू परचेज, यानी चैरिटी आई और सामान गया, यानी परचेज गया। तो CR में DR में मुझे क्या लिखना है? चैरिटी। तो चैरिटी कहीं है क्या राइट साइड में लिस्ट में? लिस्ट में नहीं है, नहीं है तो मैं Alt+C का यूज करके बना लेता हूँ। मैं यहाँ लिखूंगा चैरिटी, और चैरिटी का अंडर होता है एक्सपेंस इनडायरेक्ट, यानी हमारा खर्चा। ठीक है, ये हमारा खर्चा है। हम खर्चा क्या होता है हमारा, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो हमें ये समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हम किसको एक्सपेंस इनडायरेक्ट करें और किसको एक्सपेंस डायरेक्ट करें, और किसको इनकम डायरेक्ट करें और किसको इनकम इनडायरेक्ट करें। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। मैंने एक्सपेंस इनडायरेक्ट कर दिया, ये सब चीजें कर दी, ये कर दी, ये कर दी, ये कर दी। ठीक है, चैरिटी कितने का माल दान में दिया मैंने? 1500 रुपए का। एंटर, एंटर। क्या दान में दिया? माल। और यदि मैं पैसे दान में देता तो क्या होता? मान लो मैंने पैसे दान में दिए, तो कौन सा बटन यूज में लेते, कौन सी की यूज में लेते? F5, क्योंकि उसमें पैसे जा रहे थे। हम साफ साफ कह रहे हैं पैसे दान में दिए, मतलब पैसे गए। तो जब हमें पता है कि पैसे गए तो हम उसे F5 यूज में लेते हैं, F5 का यूज करेंगे। मैंने घर पे पैसे दिए, यहाँ पे मुझे मालूम है कि पैसे गए, तो पैसे जाने पर कौन सा की यूज में कर लेंगे? F5। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा परचेज।
परचेज आ गया। अब ये पूछ रहा है क्या क्या सामान दान में दिया तुमने। मैंने दिया एक तो ये कितने पीस दिए, 2 पीस। अब ये पूछ रहा है रेट, यहाँ थोड़ा सा कलर का किसका बिल है? अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें ये लेके चलना है, रेट क्या लिखे, सेल वाली या परचेज वाली, ठीक है। मैंने जो रेट खरीदा था सामान, मैंने जब भी खरीदा था ये, तो ये मैंने खरीदा था 70 के हिसाब से, लेकिन मैं इसे बेचता हूँ 75 के हिसाब से। तो मैं रेट यहाँ कौन सी लिखूंगा, 70 या 75? 76। 70। यहाँ पे मुझे खरीदने वाली रेट लिखनी है। खरीदने वाली क्यों लिखनी है, क्योंकि मैंने 75 के हिसाब से खरीदा ही नहीं था, तो मैं यहाँ 75 नहीं लिखूंगा। और मैं 75 यदि मैं लिखूंगा तो जब हम इसकी रिपोर्ट देखेंगे तो यहाँ पे ये हमें नुकसान दिखाएगा कि हमने 5 रुपए का नुकसान देके इसको दिया है, जो कि पॉसिबल नहीं है। जब हमने 70 का ये खरीदा, एक शैम्पू एक साबुन, तो हमें अगर किसी को फ्री देना है तो वो 70 का ही जाएगा, 75 का नहीं जाएगा, अगर किसी को फ्री देना है। तो मैं यहाँ 70 लिखूंगा, परचेजिंग रेट लिखूंगा। और मैंने क्या क्या सामान दान में दिया, मैंने ये एस और 100 ग्राम दान में दिए 3 पीस, ठीक है। ये मैंने 40 के हिसाब से खरीदे थे, तो मैं 40 लिखूंगा। यहाँ पैकेजिंग रेट लिखनी है। और कुछ सामान में दान में दिया नहीं दिया, लेकिन यहाँ तो 260 रुपये ही हो रहे हैं। ऊपर मैंने लिखे हैं दान में 1500 दिए और सामान चढ़ाया 260 का, तो मैं इसे सही करता हूँ। मैंने सामान 1500 का देना है, तो मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ। और मैं ये 50 तो है, 3500 ज्यादा हो गया। हो गए क्या 1500, 1440, 60 रुपए का अंतर और है। तो मैं ऐसा करता हूँ इसमें, और क्या दूं, एक पीस ये दे देता हूँ, ठीक है। ये मैंने ये हो गए 1500, ठीक है। ये मैंने 1500 का सामान इस तरह से काम में दिया है। एंटर। यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि मैंने सामान दान में दिया है, और यहाँ पे मैं लिख भी सकता हूँ कि किसको दान में दिया है। मैंने दिया है चैरिटी टू XYZ हॉस्पिटल, ठीक है। यानी हॉस्पिटल का नाम लिख दिया मैंने यहाँ पे, इस हॉस्पिटल को मैंने चैरिटी दिया। एंटर, ठीक है। F7 समझ में आ गया। कल हमने पढ़े थे F4, F5, F6, और आज हमने पढ़े हैं F7, F8 और F9। इन 6 ट्रांजैक्शंस में, यानी परचेज वाउचर, रिसीप्ट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, जनरल वाउचर, सेल्स वाउचर और परचेज वाउचर, ये 6 तरीके के हमने वाउचर पढ़े। तो इन 6 वाउचर्स में कोई प्रॉब्लम किसी को? स्टॉक समरी में ये आ गया, चना 50 किलो मंगाया था, 100 रुपए के हिसाब से 50,000 कोई 6 वाउचर्स में कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। नहीं। तो हम नेक्स्ट वाउचर पढ़ते हैं। और ये अंदर मंगाया था 100 पैकेट 20 रुपए के हिसाब से 2000 रुपए थे। हाँ केजी के हिसाब से हमारा जो प्रॉफिट 100 पैकेट के हिसाब से दाल प्रॉफिट रहेगा 50 केजी। तो ये मंगाया था पैकेट से मंगाया। नेक्स्ट हम करते हैं परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर।
ठीक है, परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर क्या होता है? हमें कोई सामान खरीदना है, हमें खरीदना है महालक्ष्मी ग्रोसरी से, ठीक है। जब हमें सामान खरीदना है तो जैसे ही हम उसको बोलेंगे कि महालक्ष्मी ग्रोसरी में फोन करके कि ये सामान हमें चाहिए, तो क्या वह हाथों हाथ भेज देगा क्या? नो सर। नहीं, कम से कम दूसरे दिन भेजेगा या बाद में भेजेगा। हाथों हाथ तो नहीं आ जाएगा कि इधर मैंने ऑर्डर किया उधर सामान फोन में से निकल के आ जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो वो उस ऑर्डर को जो हमने दिया है, ठीक है, मान लो हमने 5 किलो गेहूं दिए हैं, 10 किलो चावल दिए हैं और 10 पीस शैम्पू दिए हैं और 10 पीस एश्योर के शैम्पू दिए हैं और 15 पीस एश्योर स्पेशल वाले शैम्पू ये वाले उनका ऑर्डर दे दिया, ठीक है ना, और भी मैंने 10-20 सामानों का ऑर्डर दे दिया, ठीक है। सामान आना है 2 दिन बाद, 2 दिन तक तुम्हें याद रहेगा क्या कि मैंने क्या क्या मंगाया था? नो सर। नहीं। तो ऐसी कंडीशन में हम लिख लेंगे क्या हम क्या क्या सामान का ऑर्डर दे रहे हैं और जब ही उसको ऑर्डर देंगे, ठीक है, क्योंकि 2 दिन तक याद रखना पॉसिबल नहीं है। दबाऊंगा ALT का और F4 का बटन दबाऊंगा, और जब मैं Alt और F4 का बटन दबा रहा हूं तो ये काम ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? Alt F4 का बटन मेरा काम नहीं कर रहा है, मैं बाहर जाऊंगा और एक बार वापस से अंदर आ जाता हूँ, वापस से वहां गया, अब दोबारा देखता हूँ, ठीक है। अब ये Alt F4 काम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा परचेज ऑर्डर एक्टिवेट नहीं है, तो मुझे इसे एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट करने के लिए क्या करना है मुझे? मैं F12 दबाऊंगा, फंक्शन की F12, F11, ठीक है। F11 जैसे ही मैं दबाऊंगा यहाँ पे ये डिटेल खुल जाएगी। यहाँ पे कहीं परचेज की डिटेल है क्या? मुझे परचेज ऑर्डर देना है तो क्या करना पड़ेगा, सेल्स ऑर्डर देना है तो क्या करना पड़ेगा? नहीं है, ठीक है। मैंने क्या दबाया दोबारा देख लो, मैं यहाँ पे गया, मैंने F11 दबाया, यहाँ पे वो डिटेल नहीं है तो मैं वापस से यहीं के यहीं F2 दबा दूंगा। मैंने पहले F11 दबाया और उसके बाद F2 दबा दिया, ठीक है। या फिर मैं एक काम और कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे था, मैं बाहर जाऊंगा गेटवे ऑफ टैली में, मैं वापस यहाँ पहुंच गया, गेटवे ऑफ टैली, यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली आ रहा है, यहाँ पर मैं F11 दबाऊंगा, F11। अब ये लिस्ट खुल गई है। लिस्ट खुलने के बाद मैं इन्वेंट्री फीचर्स में चला जाऊंगा, ठीक है। दोनों तरीकों में से कैसे भी यूज में ले सकते हैं, दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे लिख रहा है ये रहा ऑर्डर प्रोसेसिंग दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिख रहा है इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। परचेज ऑर्डर को मैं यस कर दूंगा, मैं हाथों हाथ सेल्स ऑर्डर को भी यस कर देता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब मैं परचेज ऑर्डर लिख रहा हूँ तो मैं सेल्स ऑर्डर भी तो लिखूंगा। जब कोई मेरे से बोलेगा कि ये सामान लेना है तो मैं सामान भेजूंगा, तो मुझे याद रखना पड़ेगा, और याद रखने के लिए मुझे लिखना भी पड़ेगा, तो मैं उसे सेल्स ऑर्डर को भी मैं यस कर देता हूँ और मैं इसे सेव कर दूंगा। ये सेव हो गया। अब हमारा परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर दोनों एक्टिवेट हो चुके हैं। मैं वाउचर एंट्री पे जाऊंगा, परचेज ऑर्डर के लिए मैंने बताया था Alt और F4, ये देखो ये परचेज ऑर्डर आ गया यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। पहले ये काम नहीं कर रहा था, तो मैंने परचेज ऑर्डर किसको दिया है उसका नाम लिखूंगा, क्योंकि यहाँ कैश तो मैं लिख ही नहीं सकता। मैंने परचेज ऑर्डर दिया है मोहन को बोला था कि ये सामान लाना है, ठीक है। यहाँ पे मैं मोहन की डिटेल लिख देता हूँ, मोहन की डिटेल लिख दी मैंने, ये मोहन की डिटेल लिख दी। ऑर्डर नंबर यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि मेरा कौन से नंबर का ऑर्डर चल रहा है, मेरा चल रहा है 520 नंबर का ऑर्डर, ठीक है। एंटर, परचेज ऑर्डर है इसलिए मैं परचेज लिख दूंगा। अब यहाँ मैं चढ़ा लिख दूंगा कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया था,
मैंने 1 अप्रैल को ऑर्डर किया था और क्वांटिटी इतनी मैंने 50 मंगाए थे और रेट उसने मेरे को 150 रुपये बताई थी। ठीक है, मैंने 150 रुपये लिख लिए, ये मैंने ये लिख लिया। इसके अलावा और कुछ ऑर्डर किया था, मैंने किया था चना और मैंने किया था 40 किलो चना ऑर्डर किया था। मुझे उसने रेट बताई थी 80 रुपये, मैंने 80 कर दिया। बस यही मैंने 2 सामान ऑर्डर किए थे। यहाँ पे मैं नरेशन लिख दूंगा। ठीक है, ये हो गया परचेज ऑर्डर। उसी तरीके से महालक्ष्मी ग्रोसरी ने मेरे से सामान मंगाया तो मैं उसको लिख लेता हूँ और उसके लिए हम सेल्स ऑर्डर का यूज करेंगे। सेल्स ऑर्डर बनाने के लिए मैं Alt F5 का यूज करूंगा। परचेज ऑर्डर के लिए मैंने किया था Alt F4 का, सेल्स ऑर्डर के लिए मैं करूंगा Alt F5 का। मैंने किसको ऑर्डर दिया, किसने मुझे ऑर्डर दिया है सामान का? अमित ग्रोसरी ने। ठीक है, मुझे इसको सामान भेजना है। मैं अमित ग्रोसरी की डिटेल लिख देता हूँ यहाँ पे। ऑर्डर नंबर, किस नंबर पे ऑर्डर लिखा है मैंने लिखा है 142 नंबर पर। ऑर्डर है हमारा। क्या क्या सामान का ऑर्डर था हमारे पास सेल्स का? कोकोनट, कितने पीस मंगाए थे उसने? हमसे मंगाए थे उसने 23 पीस। मैंने उसे रेट बताई थी 270 रुपए। ठीक है, और क्या क्या मंगाया था उसने? चना मंगाया था। कितना मंगाया था? 10 किलो। मैंने उसे रेट बताई थी 280 रुपए। ठीक है, ये 2 सामान का ऑर्डर था हमारे पास जो मुझे अमित ग्रोसरी वाले को भेजना है। ठीक है, ये मैं नरेशन लिख दूंगा यहाँ पे और इसे सेव। ये मेरे परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर तैयार है। अब जब भी मैं सामान भेजूंगा, सबसे पहले तो करते हैं परचेज ऑर्डर। मान लो मैंने परचेज ऑर्डर दिया था, वो मेरा ऑर्डर आ गया है, मेरा सामान आ गया है। और जब सामान आता है मेरे पास तो मैं कौन सी की में एंट्री करता हूँ? जब मेरे पास सामान आता है तो मैं कौन सी की दबाता हूँ? आवाज आ रही है? हाँ, ठीक है। कौन सी की यूज में लेंगे जब हम सामान लेते हैं तो? सामान खरीदते हैं तो कौन सी की यूज में लेते हैं? सामान खरीदते हैं तो कौन सी की यूज में लेते हैं? F9। ठीक है, सामान खरीदने पर F9। अब अमित ने क्या, हमें सामान भेज दिया। ठीक है, और बिल नंबर है उसका, बिल आया है, बिल नंबर है 45। किसने भेजा है? कौन था वो? मोहन को हमने ऑर्डर दिया था, मोहन ने हमें सामान भेज दिया। मैं मोहन कर देता हूँ। अब मुझे याद नहीं है मोहन ने क्या क्या सामान भेजा है, मतलब मोहन को मैंने क्या क्या ऑर्डर दिया था। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, बिल नंबर ये आ रहा, ऑर्डर नंबर, तो मैं ऑर्डर नंबर 520 दिखाई दे रहा है। Yes, sir. मैं इसको एंटर कर दूंगा, ये आ गया ऑर्डर नंबर 520। ये देखो पूरा डिटेल आ गई। मैंने मोहन को क्या क्या सामान के लिए कहा था। मैंने सामान तो नहीं लिखा, अपने आप आ गई। अब मैं इसमें कुछ चेंजेस करना चाहूँ तो मैं इसमें चेंजेस कर दूंगा, नहीं तो मैं इसे सेव कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं केवल सेव कर रहा हूँ। ये मैंने सेव कर दिया। ठीक है, एंट्री करना इजी हो गया। ठीक है, क्लियर है? हाँ, ऑर्डर को कैसे यूज में लेंगे, क्लियर है ना? अरे रिप्लाई तो कर दिया करो। Yes, sir. उसी तरीके से सेल्स ऑर्डर मैंने दिया था तो मैं यहाँ पे सेल्स करूंगा। सेल्स के लिए मैं F8 का यूज करूंगा। फंक्शन ये F8, ये क्या क्या आ रहा है? F8 मैंने माल बेच दिया, यानी उसको सामान भेज दिया। क्या था उसका नाम? अमित ग्रोसरी। यहाँ मैं उसकी डिटेल लिख दूंगा और यहाँ पे ऑर्डर नंबर आ गया। कौन सा ऑर्डर था?
142 नंबर का ऑर्डर, ये आ गया डिटेल मेरे पास, काफी डिटेल आ गई उसकी। और सेल्स, ये देखो यहाँ पे सामान आ गया, मैंने क्या क्या सामान उसे सेंड किया है, ये पूरा सेल्स बिल में आ जाएगा। यदि मुझे इसमें चेंजेस करना है तो मैं चेंजेस कर दूंगा, और चेंजेस नहीं करना तो मैं इसे सेव कर दूंगा। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, ध्यान है क्या? सर कॉलगेट। क्या लिखा हुआ था, चलो कोई बात नहीं, मैं इसे यहाँ पे सेव कर दूंगा। ये मैंने बिल सेव कर दिया। ठीक है, क्लियर है? परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर समझ में आ गया?